हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक अगेन माय यूट्यूब चैनल फिजिक्स की दुनिया बाय जूही चौधरी। हाँ, जूही चौधरी, मैं आपको फिजिक्स से जुड़ी जानकारी देती हूँ। आज मैं आपके लिए लेके आई हूँ कॉलिजन के नेक्स्ट टॉपिक के बारे में। हम अपनी पिछली वीडियो में वन डायमेंशनल कॉलिजन के बारे में डिस्कस कर चुके हैं, जहाँ हमने इलास्टिक एंड इलास्टिक दोनों कॉलिजन्स के बारे में डिस्कस किया है। और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने वाली हूँ कॉलिजन इन टू डायमेंशन, यानी कि जब हमारा 2D कॉलिजन होता है तो उस वक्त क्या होता है। तो चलिए हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए स्टूडेंट, 2D कॉलिजन को हम ऑब्लिक कॉलिजन भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं इसको? ऑब्लिक कॉलिजन भी बोला जाता है। जिस तरह से हम 1D कॉलिजन को हेड ऑन कॉलिजन बोलते हैं ना, इसी तरह से हम 2D कॉलिजन को ऑब्लिक कॉलिजन भी बोलते हैं। यहाँ पर हमारी ऑब्जेक्ट एक एंगल पर स्ट्राइक करती है, यानी जो उनका इंटरेक्शन होगा वो एक पर्टिकुलर एंगल पे होता है। जैसे कि वहाँ पे हमारा क्या था 1D कॉलिजन के अंदर, कि जब हमारा सेंटर टू सेंटर कॉलिजन होता है तो उसको हमने क्या बोला था, हेड ऑन कॉलिजन या फिर 1D कॉलिजन। लेकिन यहाँ पे 2D कॉलिजन में क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट्स के सेंटर कोलाइड ना करके वो एक एंगल पे, पर्टिकुलर एंगल पे कोलाइड करेंगी। देखिए जैसे कि मैं आपको इस फिगर से समझाती हूँ। देखो सपोज हमारे पास ये कोई बॉल है। क्या है हमारी ये बॉल, इसका मास क्या है m1, और ये दूसरी बॉल है जिसका मास है m2। ठीक है, ये बॉल m1 जो है हमारी मोशन में है और ये बॉल m2 हमारी रेस्ट में है। तो ये इस तरह से u1 वेलोसिटी के साथ इसकी तरफ मूव कर रही है। तो जब ये इससे आकर टकराती है ना, तो ये बॉल्स क्या करती हैं, ये बॉल्स ऐसे सीधी, अगर हेड ऑन कॉलिजन होता तो ये ऐसे और ये ऐसे चली जाती, लेकिन यहाँ पे क्या होगा, ये ऐसे ना जाके ये ऐसे निकल जाती है इस एंगल पे, इस तरह से निकल जाती हैं एक एंगल पे। तो इस तरह के कॉलिजन को हम 2 डायमेंशनल कॉलिजन बोलते हैं। क्या होता है 2 डायमेंशनल कॉलिजन? इसमें ऑब्जेक्ट मूव्स इन अ प्लेन, यानी कि ऑब्जेक्ट हमारी प्लेन में मूव करती है। प्लेन क्या होता है 1D 2D 3D, तो यहाँ पर 2D प्लेन में हमारी ऑब्जेक्ट मूव करेगी। ठीक है, मोशन यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा इनटू हॉरिजॉन्टल एंड वर्टिकल कंपोनेंट्स। मोशन क्या होगा हमारा, स्प्लिट हो जाएगा यहाँ पे, यानी ऑब्जेक्ट हमारी हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली दोनों ही डायरेक्शन में मूव करेगी। हॉरिजॉन्टल कौन सा होगा, एक्स एक्सिस, और वर्टिकली मोशन हमारा कंपोनेंट कौन सा होगा, वाई एक्सिस। तो इस तरह से अब देखो, जैसे ऐसे मूव कर रही है तो ये दोनों डायरेक्शन में जा रही है ना, ये हॉरिजॉन्टली भी जा रही है और ये ऑब्जेक्ट हमारी इस तरह से वर्टिकली भी जा रही है। ठीक है, तो इस तरह के मोशन को हम क्या बोलेंगे, 2 डायमेंशनल कोलिजन। कोलिजन के अंदर हमने पढ़ा था कि हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी मेन हमारे कंपोनेंट होते हैं। हमारा जो मेन फोकस होता है कोलिजन में किस पर होता है, मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी पर। मोमेंटम हमने 1D कोलिजन में भी पढ़ा था कि मोमेंटम हमेशा हमारा कंजर्व रहता है, चाहे इलास्टिक कॉलिजन हो या फिर इनइलास्टिक कॉलिजन हो, वहाँ कोई इफेक्ट नहीं पड़ता है मोमेंटम पे। तो यहाँ पे भी 2 डायमेंशनल कॉलिजन के अंदर भी हमारा मोमेंटम क्या रहता है, ऑलवेज कंजर्व, ये कभी भी चेंज नहीं होता है। ठीक है, यानी कि इनिशियल मोमेंटम एंड फाइनल मोमेंटम हमारे हमेशा क्या रहेंगे, इक्वल ही रहते हैं। लेकिन जैसे कि हमारा 1D कॉलिजन के अंदर था, हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व भी हो सकती है और नॉन कंजर्व भी हो सकती है। तो यहाँ पे भी सेम वही रहता है कि काइनेटिक एनर्जी मे और मे नॉट बी कंजर्व। कंजर्व कब होगी, जब हमारा इलास्टिक कॉलिजन होगा। कब कंजर्व होगी, जब हमारा इलास्टिक कॉलिजन होगा। और मे नॉट कंजर्व यानी कि जब हमारा इन इलास्टिक कॉलिजन होता है। जब इन इलास्टिक कॉलिजन होगा तो हमारी एनर्जी नॉन कंजर्व रहेगी, लेकिन अगर कॉलिजन इलास्टिक होगा तो एनर्जी हमारी कंजर्व रहेगी। क्योंकि इन इलास्टिक कॉलिजन में क्या होता है, हमारी एनर्जी का यूज, उसकी जो लॉसेस होते हैं ना उसमें, जैसे ऑब्जेक्ट डिफॉर्म होती है या फिर हीट प्रोड्यूस होती है, तो वहाँ पे हमारी एनर्जी यूज हो जाती है। लेकिन इलास्टिक कॉलिजन के अंदर ऐसा कुछ नहीं होता है, तो वहाँ पे एनर्जी कंजर्व रहती है। अब हम पढ़ने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन। तो स्टूडेंट्स, अब हम करने वाले हैं इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन, यानी 2 डायमेंशन में इलास्टिक कॉलिजन कैसे होता है। सबसे पहले तो हम इलास्टिक कॉलिजन पढ़ते हैं। इलास्टिक कॉलिजन क्या होता है, वो कॉलिजन जहां पर हमारा मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी दोनों ही क्या रहेंगे, कंजर्व रहते हैं। मोमेंटम एंड काइनेटिक एनर्जी बोथ आर कंजर्व। ठीक है, कैसे होंगे दोनों, यहाँ पे कंजर्व रहेंगे, यानी कि
इनिशियल मोमेंटम इज इक्वल टू फाइनल मोमेंटम एंड इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, ये कंडीशन हमारी रहने वाली है यहाँ पे। ठीक है, अब देखो ये हो गया इतना। अब मैं आपको इस ग्राफ से एक बार वापस एक्सप्लेन करती हूँ। सपोज हम मान के चलते हैं हमारी कोई ऑब्जेक्ट है, ठीक है, लेट वी हैव टू बॉल्स whose masses are m1 and m2। इसका मास कितना है हमारा m1 और इसका कितना है m2। हम मानते हैं कि ये जो मास m1 की जो ऑब्जेक्ट है बॉल है वो u1 वेलोसिटी, किस वेलोसिटी के साथ, u1 वेलोसिटी के साथ ऑब्जेक्ट m2 की साइड मूव कर रही है। ठीक है, इस तरह से ये मूव कर रही है। ठीक है, देन इट स्ट्राइक एट ऑब्जेक्ट 2। ओके, m2 ऑब्जेक्ट पर ये स्ट्राइक होगी तो यहाँ से क्या होगा, हमारी ऑब्जेक्ट m1 एंड m2 दोनों सीधी ना जाके एंगल पे निकल जाएंगी। यानी सपोज ये ऐसे जा सकती है, ठीक है, सपोज हमने माना जैसे यहाँ पे टकराई, देखो ये दोनों यहाँ पे ऐसे टकराई, इसके बाद ये टकराने के बाद ये ऐसे निकल गई या फिर ये ऐसे आ गई। ठीक है, या फिर हमारी ये वाली ऐसे चली गई और ये हमारी ऐसे आ गई। ठीक है, कि ऐसे ये ऐसे ऊपर की साइड जा रही है और ये ऐसे नीचे की साइड ऑब्जेक्ट m2 आ रही है। यानी m1 ये है और ये हमारी m2 है। ठीक है, तो हम यहाँ पे मानते हैं हमारी जो m1 ऑब्जेक्ट है वो इस तरह से जा रही है और यहाँ पे इसकी वेलोसिटी हो जाती है v1। ठीक है, और ये जो हमारी m2 ऑब्जेक्ट है ये हमारी ऐसे चली जाती है जिसकी वेलोसिटी हो जाती है हमारी v2। ओके, क्लियर है इतना स्टूडेंट्स, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पर हमारा क्या हुआ, मोशन ब्रेक्स इनटू टू पार्ट्स या फिर मोशन स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। यहाँ पे मोशन इज हेयर व्हाट हैपन, मोशन स्प्लिट इनटू टू कंपोनेंट्स। कौन कौन से कंपोनेंट है वो, यहाँ पे मोशन क्या हो रहा है, स्प्लिट हो रहा है, मोशन स्प्लिट इन टू कंपोनेंट्स। क्या क्या कंपोनेंट्स है वो बता सकता है कोई, बताइए। देखो हमारे क्या क्या कंपोनेंट्स है, जब ये इस तरह का मोशन होता है तो वहां पे हमारे कितने कंपोनेंट होते हैं, टू कंपोनेंट्स होते हैं। एक एक्स एक्सिस के अलोंग होता है और एक वाई एक्सिस के अलोंग। जो एक्स एक्सिस के अलोंग होता है उसको बोलते हैं हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट और जो वाई एक्सिस के अलोंग होता है उसको हम वर्टिकल कंपोनेंट बोलते हैं। क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं। तो यहाँ पे टू कंपोनेंट्स हमारे मोशन के आ गए हैं। जब हमारा यहाँ पे मोशन टू कंपोनेंट्स में स्प्लिट हो रहा है तो पहले तो देखिए हम क्या मानते हैं। देखिए सपोज ये हॉरिजॉन्टल लाइन है हमारी, यहाँ से हमारी जो ऑब्जेक्ट m1 है उसने θ1 एंगल क्रिएट किया है, सपोज ऑब्जेक्ट m2 ने θ2 एंगल क्रिएट किया है। ठीक है, इन्होंने हॉरिजॉन्टल के साथ θ1 एंड θ2 एंगल क्रिएट किया है। ठीक है, ये है हमारी cos थीटा, पहले हम इसको cos थीटा लिख लेंगे क्योंकि अभी हम एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस दोनों के लिए यूज करेंगे। तो जो हमारा हॉरिजॉन्टल एक्सिस होता है उसको हम क्या लेते हैं, कंपोनेंट को cos थीटा, और जो हमारा वाई एक्सिस होता है उसको क्या लेते हैं हम, उस कंपोनेंट को साइन थीटा। तो ये हो गया हमारा साइन थीटा। ठीक है, अब ये दो तरह से हो सकता है, ये अपसाइड भी हो सकता है। अब साइन थीटा यहाँ पे हमारा टू डायरेक्शन में होगा, अपसाइड डायरेक्शन एंड डाउन साइड डायरेक्शन। क्योंकि जो हमारी m1 गई है उसके लिए साइन थीटा ऐसे होगा, लेकिन जो ऑब्जेक्ट हमारी m2 है उसके लिए तो साइन थीटा ऐसे रहेगा ना, डाउनवर्ड रहेगा ना ऑब्जेक्ट 2 के लिए साइन थीटा। तो इस तरह से हमारे साइन थीटा दोनों डायरेक्शन में आ जाएंगे, लेकिन कोस थीटा हमारा एक ही डायरेक्शन में आएगा क्योंकि ऑब्जेक्ट दोनों इधर जा रही हैं, चाहे ये अपवर्ड जा रही हो या डाउनवर्ड जा रही हो, जा तो ये इसी डायरेक्शन में रही है ना। तो कॉस थीटा क्या रहेगा, एक ही पर्टिकुलर लाइन पे शो होगा, लेकिन हमारा साइन थीटा दोनों अलग अलग लाइंस पे यानी अपोजिट डायरेक्शंस में शो होंगे। ऑब्जेक्ट m1 के लिए अपवर्ड डायरेक्शन में शो होगा और ऑब्जेक्ट m2 के लिए हमारा डाउनवर्ड डायरेक्शन में शो होगा। क्लियर है इतना, कोई डाउट तो नहीं है। चलिए अब हम इसका डेरिवेशन करते हैं। हम यहाँ पे पी मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी दोनों के डेरिवेशन निकालते हैं। पहले यहाँ हम काइनेटिक एनर्जी के लिए बात करते हैं। किसके लिए बात करते हैं, काइनेटिक एनर्जी के लिए। देखिए स्टूडेंट्स, काइनेटिक एनर्जी हमारी कैसी होती है, स्केलर क्वांटिटी होती है, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर क्वांटिटी। काइनेटिक एनर्जी कैसी क्वांटिटी है, काइनेटिक एनर्जी इज अ स्केलर क्वांटिटी। ओके, और मोमेंटम कैसी क्वांटिटी है हमारी, वेक्टर
तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कंपोनेंट्स की, तो हमें किसके कंपोनेंट्स मिलेंगे? काइनेटिक एनर्जी के कंपोनेंट होंगे यहाँ पे, या वेक्टर के कंपोनेंट, या सॉरी अब मोमेंटम के कंपोनेंट होंगे। यहाँ पे किसके कंपोनेंट होंगे? यहाँ पर कंपोनेंट होंगे वेक्टर क्वांटिटी के, और वेक्टर क्वांटिटी कौन सी है? हमारी मोमेंटम। तो अगर मैं काइनेटिक एनर्जी की बात करूँ तो वो उसके कोई भी कंपोनेंट नहीं होंगे, यानी ना हम उसको एक्स एक्सिस के अलोंग लेंगे ना वाई एक्सिस के अलोंग लेंगे, सिर्फ वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी आएगी। लेकिन मोमेंटम हमारा एक्स डायरेक्शन में अलग आएगा और वाई डायरेक्शन में अलग आएगा। तो पहले हम इसलिए काइनेटिक एनर्जी ही निकालते हैं। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी पहले क्या हो जाएगी? देखो, काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या होता है? काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है हाफ मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी स्क्वायर, वेलोसिटी स्क्वायर। ओके, इनिशियल स्टेट में बिफोर द कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या था यहाँ पे? बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी है हमारी? पहले मास देखेंगे, मास कितना है? m1, ठीक है, और वेलोसिटी m1, वो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी कितनी है? u1। तो बिफोर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी कितनी हो जाएगी हमारी? हम उसको मान लेते हैं ki। ki की वैल्यू यहाँ पे कितनी आ जाएगी? हाफ मास कितना है? m1 u1 स्क्वायर। ओके, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ओके, वेरी गुड। अब हम निकालेंगे आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी। आफ्टर कोलिजन, आफ्टर कोलिजन काइनेटिक एनर्जी, यहाँ पे हम उसको लिख लेंगे के एफ। के एफ कितनी लिखेंगे? देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऑब्जेक्ट m1 इंटरेक्ट हुई ऑब्जेक्ट m2 के साथ, यानी m1 ऑब्जेक्ट में m2 के साथ कोलाइड किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, हमारी ऑब्जेक्ट m1 एंड m2 दोनों ही कौन सी स्टेट में है? मोशन स्टेट में है। तो दोनों के अंदर हमारे काइनेटिक एनर्जी होगी, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी कब होती है? जब ऑब्जेक्ट हमारी मोशन स्टेट में होती है। इसीलिए हमने इनिशियल काइनेटिक एनर्जी के अंदर सिर्फ और सिर्फ m1 ऑब्जेक्ट की एनर्जी को ही रखा है। हमने m2 का ऑब्जेक्ट की एनर्जी क्यों नहीं ली है? क्योंकि m2 ऑब्जेक्ट हमारी इनिशियल स्टेट में क्या थी? स्टेबल थी, ठीक है, वो मोशन में नहीं थी। तो वहाँ पे हमारी काइनेटिक एनर्जी क्या होती है? जब हमारी ऑब्जेक्ट स्टेबल होती है, रेस्ट में होती है, वहाँ पे काइनेटिक एनर्जी 0 होती है, ठीक है। तो इसलिए के आई की वैल्यू हमारी हाफ m1 u1 स्क्वायर है। लेकिन के एफ की वैल्यू क्या आ जाएगी? दोनों की अलग अलग काइनेटिक एनर्जीज को हम प्लस कर देंगे, ठीक है। के एफ क्या हो जाएगा? हाफ m1, यहाँ पे वेलोसिटी कितनी हो गई इसकी? v1, m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर। ओके, यहाँ पे किस डायरेक्शन में जा रही है, कैसे जा रही है, इससे हमें कोई मतलब नहीं है, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी क्या है? हमारी स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है। तो हमारी क्योंकि एनर्जी क्या है? कंजर्व। कैसी एनर्जी? कंजर्व, यानी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी एंड फाइनल काइनेटिक एनर्जी बोथ आर सेम। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, सिंस काइनेटिक एनर्जी इज कंजर्व, जब हमारी काइनेटिक एनर्जी कंजर्व है तो के आई इज इक्वल टू किसके है? के एफ के, यानी हाफ m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू हाफ m1 v1 स्क्वायर प्लस हाफ m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, m1 u1 स्क्वायर इज इक्वल टू m1 v1 स्क्वायर प्लस m2 v2 स्क्वायर, ठीक है, क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? तो ये हमारी काइनेटिक एनर्जी आ जाएगी इन इलास्टिक 2 डायमेंशन कॉलिजन के अंदर। हम निकालेंगे इलास्टिक कॉलिजन में 2 डायमेंशन में हमारा मोमेंटम कितना होता है। तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं अपना टॉपिक। अब हम यहाँ पे बात करते हैं मोमेंटम की। हमें क्या फाइंड आउट करना है? ऑब्जेक्ट का मोमेंटम फाइंड आउट करना है। मोमेंटम भी क्या होता है? कंजर्व। मोमेंटम तो हमारा 1D 2D इलास्टिक इनलास्टिक हर तरह के कॉलिजन में कैसा होता है? कंजर्व ही रहता है, यानी मोमेंटम इनिशियल इज इक्वल टू मोमेंटम फाइनल, ठीक है। सबसे पहले हम लेंगे एक्स डायरेक्शन में, इन एक्स डायरेक्शन, मोमेंटम इन एक्स डायरेक्शन। एक्स डायरेक्शन में क्यों ले रहे हैं हम?
क्योंकि हम पढ़ चुके हैं ऑलरेडी कि मोमेंटम हमारी कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, तो ये हमारी कंपोनेंट में स्प्लिट हो जाएगी। तो यहाँ पे दो कंपोनेंट आएंगे, एक्स डायरेक्शन के अलोंग और वाई डायरेक्शन के अलोंग। तो पहले हम एक्स डायरेक्शन के अलोंग मोमेंटम स्टडी करेंगे, ठीक है। इन एक्स डायरेक्शन में इनिशियल मोमेंटम क्या होगा, यहाँ पे इनिशियल मोमेंटम, पहले तो आप मुझे मोमेंटम का फॉर्मूला बताइए। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मोमेंटम होता है मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी, ठीक है। क्या होता है ये? मास मल्टीप्लाई बाय वेलोसिटी, यानी कि mv, ठीक है। अब देखो हम बात करें इनिशियल मोमेंटम की। इनिशियल मोमेंटम के टाइम पे सिर्फ और सिर्फ हमारी इनिशियल टाइम पे कौन सी ऑब्जेक्ट हमारी मोशन में है? m1 ऑब्जेक्ट। m2 ऑब्जेक्ट क्या है? हमारी रेस्ट कंडीशन में। तो इसलिए इनिशियल मोमेंटम क्या हो जाएगा? pi अलोंग x एक्सिस बात कर रहे हैं ना, x डायरेक्शन में, याद रखना x एक्सिस की बात की हमने, x डायरेक्शन की बात की है सिर्फ, यहाँ पे हम y डायरेक्शन में ही नहीं जा रहे हैं। तो p इनिशियल कितना है हमारा? किसके इक्वल है? m1 u1, m1 u1, ठीक है। क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? अब हम निकालेंगे फाइनल मोमेंटम। फाइनल मोमेंटम क्या होगा? देखो टी आएगा। फाइनल मोमेंटम हमारा क्या होगा? फाइनल मोमेंटम होगा हमारा पी एफ। पी एफ की वैल्यू कितनी हो जाएगी हमारी? एक्स एक्सिस के अलोंग हमारी ऑब्जेक्ट जा रही है, ठीक है। तो अगर मैं m1 की बात करूँ तो वो θ1 एंगल क्रिएट कर रही है, तो क्या जाएगा? m1 v1 cos θ1, ठीक है। अगर मैं m2 ऑब्जेक्ट की बात करूँ तो वो θ2 एंगल क्रिएट कर रही है एक्स एक्सिस के साथ, तो वो क्या हो जाएगी? m2 v2 cos θ2, ठीक है। तो पी एफ कितना जाएगा हमारा? m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2, ठीक है। कहीं कहीं आपको एक θ1 θ2 की जगह θ एंड फाई भी मिल सकते हैं, या फिर ये दोनों ही थीटा मिल सकते हैं। वो कंडीशन होगी अगर हम हमारी दोनों ऑब्जेक्ट सेम एंगल पर मूव कर। तो पी एफ इज इक्वल टू इतना हो गया। यहाँ पे मैं एक्स एक्सिस की बात कर रही हूँ तो यहाँ पे मैं एक्स लिख लेती हूँ, ओके। लेकिन मोमेंटम क्या होता है हमारा? मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व। सिंस मोमेंटम इज कंजर्व, मोमेंटम इज कंजर्व, कैसा है मोमेंटम हमारा? कंजर्व। तो पी आई इज इक्वल टू किसके हो जाएगा? पी एफ के, यानी m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। तो मैं इसको यहाँ पे लिख लेती हूँ, m1 u1 इज इक्वल टू m1 v1 cos θ1 प्लस m2 v2 cos θ2। क्लियर है इतना? कोई डाउट तो नहीं? समझ आ गया ना कैसे हुआ है ये? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा मोमेंटम था वो कंजर्व था, तो हो गया m1 u1 प्लस m2 v1 cos θ1 प्लस v2 m2 v2 cos θ2, ये हमारी वैल्यू हो गई है। इतना क्लियर है? कोई डाउट तो नहीं? ये कौन सा एक्सिस के अलोंग है? अलोंग एक्स एक्सिस इन एक्स डायरेक्शन, ठीक है। कोई डाउट तो नहीं? एक्स डायरेक्शन में हमारा मोमेंटम ये आ गया, ये हमारी काइनेटिक एनर्जी है। अब हम निकालेंगे वाई डायरेक्शन में मोमेंटम। कहाँ पे? मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन, मोमेंटम इन वाई डायरेक्शन। तो मोमेंटम का फॉर्मूला तो वही रहना है, मास मल्टीप्लाई वेलोसिटी। अब हम बात करते हैं इनिशियल मोमेंटम इन वाई एक्सिस। जब हम वाई एक्सिस में बात कर रहे हैं इनिशियल मोमेंटम की, तो देखो इनिशियली ऑब्जेक्ट कौन सी डायरेक्शन में मूव कर रही है? हमारी जो ऑब्जेक्ट है m1 वो इनिशियली सिर्फ और सिर्फ एक स्ट्रेट लाइन में जा रही है ना, यानी वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल मोशन कर रही है, सिर्फ वो एक्स एक्सिस के अलोंग जा रही है। तो उस कंडीशन में हमारा जो मोशन होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना हो जाएगा? बताइए कितना होगा? हाँ, वो जीरो हो जाएगा, क्योंकि वाई एक्सिस में हमारा कोई भी मूवमेंट नहीं है, यहाँ सिर्फ एक्स एक्सिस के अंदर मूवमेंट है। जब हमारी वेलोसिटी वाई एक्सिस में जीरो हो जाएगी तो मोमेंटम कितना होगा? मास मल्टीप्लाई जीरो, यानी जीरो हो जाएगा। तो इनिशियल मोमेंटम जो होगा वाई एक्सिस के अलोंग वो कितना हो जाएगा हमारा? जीरो। कितना हो जाएगा? जीरो।
मैं वाई एक्सिस की बात करी तो ये 0 हो गया। अगर मैं फाइनल मोमेंटम की बात करती हूँ वाई एक्सिस के अलोंग, तो वो कितना होगा? देखिए, ऑब्जेक्ट ऐसे भी जा रही है और ऐसे भी जा रही है, तो इसके लिए साइन थीटा 1 हो जाएगा m1 ऑब्जेक्ट के लिए, और m2 ऑब्जेक्ट के लिए साइन थीटा 2 हो जाएगा। ठीक है, तो m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। ठीक है, कितना आ जाएगा? साइन थीटा 2। ये कि यहाँ पे माइनस भी आ सकता है। माइनस क्यों आएगा? क्योंकि नीचे की डाउनवर्ड डायरेक्शन में जा रही है, तो डाउनवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस कैसा होता है हमारा? नेगेटिव। तो यहाँ पे माइनस साइन थीटा 2 हम लिख सकते हैं, लेकिन हमें प्रॉब्लम सोल्व करते हुए ये बात ज्यादा अच्छे से ध्यान रखनी होगी। ठीक है, यहाँ पे तो हम छोड़ भी सकते हैं। तो पी एफ वाई इज इक्वल टू m1v1 साइन थीटा 1 इक्वल प्लस m2v2 साइन थीटा 2। मोमेंटम क्या होता है? वापस वही कंजर्व होता है, तो पी आई इज इक्वल टू पी एफ। तो यहाँ पे पी आई कितना है? 0। ठीक है, 0 इज इक्वल m1 v1 साइन थीटा 1 प्लस m2 v2 साइन थीटा 2। तो इस तरह से हमारी इलास्टिक कॉलिजन इन 2 डायमेंशन में हमारा मोमेंटम और काइनेटिक एनर्जी हमें मिल जाते हैं। मोमेंटम हमारे 2 आते हैं यहाँ पे, एक अलोंग एक्स एक्सिस आता है, एक अलोंग वाई एक्सिस आता है। ठीक है, तो मोमेंटम की वैल्यू हमारी ये और ये होती है, और काइनेटिक एनर्जी हमारी ये होती है। इलास्टिक कॉलिजन में काइनेटिक एनर्जी हमेशा कंजर्व रहती है। आई होप स्टूडेंट्स आपको मेरा आज का टॉपिक अच्छा लगा होगा और अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और अपने ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा, ताकि उन लोगों की भी हेल्प हो जाए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो।